प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास की कक्षा में आपका पुनः से स्वागत है। रस और काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। कुछ विशेषताओं की हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। रस और काव्य की अगली विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। वर्तमान में जब हम भारत को एक राष्ट्र कहते हैं तो एक विशाल जो भारत भूमि है उसका चित्र हमारे आंखों के समक्ष उभर कर आता है। लेकिन प्राचीन समय में जो राष्ट्र की जो अवधारणा थी वह इतनी विस्तृत नहीं थी। यानी प्रजा के लिए और एक कवि के लिए जो राष्ट्र की अवधारणा थी वह उसके राजा का साम्राज्य या राजा का राज्य था। आदिकालीन राजा स्वयं शूरवीर पौरुष से परिपूर्ण थे, लेकिन उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी। उस समय के राजाओं ने अपने 50 गांवों को राष्ट्र समझ रखा था, उसमें व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव था। यानी जितना उनका छोटा राज्य है, छोटा बड़ा जो भी है, उसी को वे राष्ट्र समझते थे और उसी के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, यहाँ तक कि अपने प्राण त्याग देना, वह उनके लिए गौरव का विषय माना जाता था। और भाई यदि कोई आक्रमण होते थे तो यदि एक राजा पर आक्रमण होता था तो दूसरा राजा उसकी कोई परवाह नहीं करता था, क्योंकि जिस राज्य पर जो आक्रमण होता था वह उस राज्य पर व्यक्तिगत आक्रमण माना जाता था। अन्य राजा उसकी परवाह नहीं किया करते थे। अजमेर और दिल्ली के राजाओं को कन्नौज और कलिंग के समृद्ध होने और उनके उजाड़ देने पर कोई हर्ष या विषाद नहीं होता था। यानी एक राजा, अन्य राजा उजड़ जाए, उनको कोई हर्ष हो, उनको किसी प्रकार का विषाद हो, तो वे उससे अपना वास्ता नहीं रखते थे। कहने का आशय है कि एक राजा के लिए जो राष्ट्र है वह उसके लिए उसका राज्य ही था। इसका प्रभाव इन चारण कवियों पर भी पड़ा। इन कवियों ने जीविका प्राप्त करने के लिए अपने आश्रयदाताओं की स्तुति मुक्त कंठ से की। ये चारण बाट कवि थे, अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशस्ति गाया करते थे, उनकी युद्ध वीरता, उनकी दानशीलता का वर्णन करते थे और एक राष्ट्र के रूप में उनकी जो अवधारणा थी वह उनके राजा के राज्य तक ही सीमित थी। उनका जो शासन क्षेत्र था वहीं तक सीमित थी। देशद्रोही जयचंद को भी देश प्रेमी कहलाने वाले वीर चारण उस समय थे। कहने का आशय है कि राष्ट्र के लिए भले कोई राजा कैसा है, उसको चारण जो उनके जो आश्रय में काव्य रचना करने वाले जो कवि थे उनको उससे वास्ता नहीं था। यानी उनके लिए उनका जो राजा है वही महत्वपूर्ण है, वही उनके लिए राष्ट्र है। यदि उस समय राष्ट्र का अर्थ व्यापक रूप में लिया जाता तो निश्चित रूप से हमारे देश का मानचित्र कुछ और होता और उस समय के राजाओं ने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वह हमारे देश का दुर्भाग्य था। यदि उस समय एक राष्ट्र के रूप में हम बाह्य आक्रांता से लड़ते तो निश्चित रूप से आज हमारे देश का जो मानचित्र है वह कुछ और ही होता। और यहाँ तक कि हो सकता है कि हम बाह्य जो आक्रांता थे उनके गुलाम भी नहीं होते। वीर रस और श्रृंगार रस। इन रासो ग्रंथों में वीर तथा श्रृंगार का अद्भुत सम्मिश्रण है। उस समय युद्ध का बाजार चारों ओर गर्म था। वीर रस का जितना सुंदर परिपाक इस काव्य में मिलता है उतना हिंदी साहित्य के किसी और काल में नहीं मिलता है। और उस समय का जो काल था वह
बाह्य तुर्क आक्रमण प्रारंभ हो गए थे, इस्लामिक आक्रमण प्रारंभ हो गए थे, तो राजाओं को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए निरंतर उनसे युद्ध में संलग्न होना पड़ता था। इसी कारण जो वीर रस का जो वर्णन इस काव्य में हमें देखने को मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उस समय की वीरता का आदर्श निम्न पंक्तियों से स्पष्ट होता है। परिमल रास पढ़ते समय हमने आला बदल के जो वीर बदलान की जो कथा है परिमल माशो, जिसे आला खंड भी कहा जाता है, उस दौरान हमने एक कुछ पंक्तियां पढ़ी थी जो वीर रस को स्थान दिलाने के लिए इन ग्रंथों में वह पंक्ति ही काफ़ी है। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यानी उस समय किस प्रकार जो क्षत्रिय लोग युद्ध में भाग लेते थे और किस प्रकार से वे जीवन को युद्ध को ज़्यादा महत्व देते थे जीवन से ज़्यादा, इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है। आदिकालीन युद्धों का एकमात्र कारण नारी लिप्सा है। युद्ध का मूल कारण नारी को कल्पित किया गया है, अतः श्रृंगार रस का भी इस साहित्य में जमकर सजीव चित्रण हुआ है। और युद्ध नारी के लिए लड़े जाते थे और जब नारी प्राप्त हो जाती थी तो जो पुण्य लीलाओं का वर्णन भी इन कवियों द्वारा जमकर किया जाता था। तो युद्ध में जहाँ पर वीर रस का वर्णन मिलता है वहीं पर आश्रयदाताओं के जो प्रेम लीला है, उनका जो वैवाहिक जीवन है, उसमें श्रृंगार का भी चित्रण देखने को हमें मिलता है। तो वीर रस और श्रृंगार रस, ये दो रस काव्य में प्रमुखता से हमें देखने को मिलते हैं। नारी के वीर रूप का वर्णन, अगली विशेषता, वीर गाथाकालीन कवियों ने नारी के वीर रूप का चित्रण किया है। उस जमाने में नारियां वीर पुरुष को पति अथवा पुत्र के रूप में ही पाना अपना सौभाग्य समझती थी। यानी उस समय की जो क्षत्राणियाँ जो नारियां थी वे पति के रूप में वीर पुरुष को पाना पसंद करती थी और उनकी इच्छा थी कि उनके कोख से जन्म लेने वाला उनका जो पुत्र है पुत्रियां हैं वे भी वीर वीरांगना ही हो। यानी उस समय की जो नारियां थी वीरता को अत्यधिक महत्व देती थी। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले अपने पति का समाचार प्राप्त करके राजपूत रमणियां प्रसन्नता का अनुभव करती थी। और यहाँ तक कि यदि कोई क्षत्रिय युद्ध लड़ने में संकुचित होता था तो उनकी पत्नियां ही उनको युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रेरित करती थी और उनकी मृत्यु का समाचार पाकर भी वे किसी प्रकार से विचलित नहीं होती थी। कहने का आशय है कि जो क्षत्राणियाँ थी वे पति के रूप में और पुत्र के रूप में वीरों को ही पसंद करती थी। वह ये नहीं चाहती थी कि उसका पति युद्ध भूमि में मुंह मोड़कर पराजय स्वीकार करके वापस आ जाए। यानी युद्ध भूमि में उसका पति पुनः लौट कर आ जाए कायर की तरह, इस प्रकार के पति को वे क्षत्राणियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसा होने पर वे खुद को लज्जित महसूस करती थी। वीरगाथा कालीन नारी का वीर रूप निम्न पंक्तियों में स्पष्ट होता है। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है जिसमें एक नायिका अपनी सखी से कह रही है और उस पंक्ति से स्पष्ट हो जाएगा कि उस समय की जो नारियां थी, उस समय की जो क्षत्राणियाँ थी, उनमें भी किस प्रकार से वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। कह रही है नारी, भल हुआ जो मारिया बेहणी मारा कंतु, लज्जे जम तू वैसे सहु जे भागा घर अंतु। कि हे बहन, भला हुआ जो मेरा पति युद्ध भूमि में मारा गया, यदि वह भाग कर आ जाता तो मुझे अपनी सखियों के समक्ष
लज्जित होना पड़ता। एक नारी कह रही है कि कितना अच्छा हुआ कि मेरा पति युद्ध भूमि में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। यदि वह युद्ध भूमि को छोड़कर कायरों की तरह यदि भाग कर आ जाता तो मुझे मेरी जो समवय वय वाले जो शकियाँ हैं उनके समक्ष मुझे लज्जित होना पड़ता। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि कितनी वीरता उस समय की नारियों में रही होगी। अगली है विशेषता है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। वीर गाथा कालीन चारण या भाट कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। इन कवियों ने अपने राजाओं को ब्रह्म इंद्र आदि देवताओं से भी बढ़कर शूर और वीर बताया। यानी जब इन चारण और भाट कवियों की वृत्ति ही उनकी आजीविका ही अपने आश्रयदाता राजाओं से चलती थी तो उनका कर्तव्य हो जाता था कि वे अपने आश्रयदाता राजा की प्रशस्ति करें, उसकी प्रशंसा करें। इसलिए वे भले उनकी वीरता की प्रशंसा हो और भले ही उनकी दानवीरता हो, सभी प्रकार की वीरताओं की वे अतिशयोक्तिपूर्ण से बढ़ चढ़ कर उनकी प्रशंसा किया करते थे, क्योंकि यही उनका कर्तव्य था। इसलिए वे अपने आश्रयदाता राजा को ब्रह्म और इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली और कर्ण के समान दानवीर बताते थे। उस समय जो छोटे छोटे राजा थे वे हमेशा साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में लड़ते थे। उनमें केंद्रीय सत्ता को हथियाने की होड़ सी लगी हुई थी। इन राजाश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की खुलकर प्रशंसा की है, जो वास्तविकता से उत्पन्न अतिशयोक्ति से परिपूर्ण है। तो युद्धों में ये राजा निरंतर संलग्न होते रहते थे, इसलिए इनकी प्रशंसा और युद्ध भूमि में वे किस प्रकार का कौशल दिखाते थे वे इसका वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया करते थे और ऐसा करना उनका लाजमी भी है। अगली विशेषता है जन जीवन से संपर्क नहीं। चारण कवि अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में लगे हुए थे, अतः उनकी रचनाओं में राजाओं और सामंतों का जीवन ही सामने उभर कर आता है। चूँकि वे राजाओं की आश्रय में पलने वाले थे, राजाओं की द्वारा दिए गए दान से उनकी आजीविका चलती थी और सामंती जीवन या सामंती जो परिवेश है, राज की जो परिवेश है, दरबारी जीवन है, उनमें रहकर ही वे काव्य की रचना किया करते थे। इसलिए जो सामान्य जो जनता है उसके जो दुख दर्द है और जो लोक का जो जीवन है, लोक की संस्कृति किस प्रकार की है, ये हमें रासो काव्यों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। मुख्यतः जो राजसी जो जीवन है, जो सामंती जीवन है, वह उस जीवन का वर्णन ही हमें रासो काव्य में मुख्यतः देखने को मिलता है। इन कवियों ने स्वामिन सुखाय, यानी उसका जो स्वामी है उसके सुख की बात करना ही काव्य की रचना रही है, सामान्य जन सुखाय की नहीं। यानी अपने स्वामी की बात तो इस काव्य में बढ़ चढ़ कर हुई है, लेकिन सामान्य जो जन है, सामान्य जो जनता है, लोक है, उसका वर्णन इसमें नहीं के बराबर मिलता है। अतः इनकी रचनाओं में सामान्य जन जीवन के घात प्रतिघातों का अभाव है। यानी सामान्य जो व्यक्ति है उसका किस प्रकार का जीवन है, किस प्रकार के घातों प्रतिघातों में वे जीता है, किस प्रकार के उसके दुख दर्द है, वे हमें इस काव्य में देखने को नहीं मिलते हैं। राजाओं का गुणगान करना ही इन कवियों का उद्देश्य था। परिणामतः साधारण जनता के प्रति इनका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत ही नहीं रहा है। उस काल में जन समुदाय की स्थिति साधारण थी, इसका वर्णन करने के लिए आदिकाल के कवियों के पास में अवकाश नहीं था, क्योंकि उस समय युद्धों का काल था, तो
अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के अतिरिक्त उनके पास में, इन कवियों के पास में वो समय नहीं था कि वे जन समझने की भी कुछ बात करें। चाण कवियों की विस्तार विस्तार भरी अभिव्यक्ति में मूलतः राजा, सामंत, योद्धा और युद्ध ही वर्णन विषय रहे हैं। समाज की प्राय उपेक्षा हुई है। यानी जो सामान्य जनजीवन है, जो लोक है, उसका वर्णन इनके काव्य में नहीं हुआ है। और मुख्यतः जो राजा है और उसकी जो सामंत है और उनका जो सामंती जीवन है, राज की जो परिवेश है और राजा की जो जीवनचर्या है, उन तक ही उनका वर्णन सीमित रहा है। इसलिए जन सामान्य का वर्णन इनके काव्य में हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला है प्रकृति चित्रण। इस साहित्य में प्रकृति आलंबन और उद्दीपन, थोड़ा आलंबन और उद्दीपन, ये थोड़े पारिभाषिक शब्द उनको देख लेते हैं। काव्य में जो रस की जो उत्पत्ति होती है, उनमें जो रस के जो कारण होते हैं, रस के जो कारण रूप होते हैं, उन्हें आलंबन कहा जाता है। और रस के जो कारण रूप होते हैं, नायक नायिका, उनमें जो रस को उद्दीप्त करने वाले उद्दीपन कहलाते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझिए। और काव्य शास्त्र में हम इनको और विस्तार से पढ़ेंगे BA तृतीय वर्ष में, लेकिन यह हम थोड़ा सा इसको, चूँकि आया है तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे श्रृंगार रस का वर्णन है, तो जो श्रृंगार रस है उसमें जो नायक नायिका है, उनकी जो नायक जो नायिका है, वे उसके मूल कारण है, उस रस के, श्रृंगार रस के मूल कारण है। तो वे तो हो गए आलंबन। और अन्य जो चीज़ें हैं, जो भले जो बाग बगीचा है, उसमें चलने वाली ठंडी जो समीर है, चांदनी रात है, एकांत है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये उस प्रणय की भावना को या श्रृंगार की भावना को बढ़ाने वाले हैं। तो ये कहलाते हैं आलंबन और उद्दीपन। जहाँ प्रकृति का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया जाए, उसके सौंदर्य का वर्णन किया जाए, वहाँ पर वह प्रकृति आलंबन रूप में होती है। और जहाँ पर प्रकृति अन्य विषयों के साथ में वर्णन किया जाए, जैसे कि यहाँ पर मैंने नायक नायिका के प्रेम के उदाहरण बताया था, यहाँ पर प्रकृति है वह उद्दीपन के रूप में है। नगर, नदी, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन भी सुंदर बन पड़ा है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो के वर्णन में हमने इस पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से कन्नौज के जो नगर, जो उद्यान है और उसकी जो प्राकृतिक सुषमा है उपवनों की, उसका भी वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो नगर, नदी, पर्वत आदि का भी वस्तु वर्णन इनमें मिलता है। अधिकतर इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में ही किया है। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है। प्रकृति चित्रण की जो उदात्त शैली छायावादी काव्य में मिलती है, वह इस काल के काव्य में नहीं है। छायावाद में जिस तरह से प्रकृति हमें स्वतंत्र रूप में मिलती है, प्रकृति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, प्रकृति एक नायिका के रूप में, एक नारी के रूप में हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति ज़्यादातर उद्दीपन रूप में ही आई है। कहीं तो इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण नाम परिग्रहण शैली, नाम परिग्रहण, जैसे कोई कहीं पर मान लो किसी जंगल का वर्णन है, उसमें जो खड़े जो वृक्ष है उनका नाम गिना लिया, तो केवल नाम गिनाने से प्रकृति का चित्रण नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं पर इन्होंने केवल प्रकृति का वर्णन नाम परिग्रहण तक ही सीमित रखा है, जहाँ रसोद्रेक के स्थान पर निरस्ता आ गई है। और ऐसे स्थान पर रस का उद्रेक नहीं हो पाता है, रस की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, और कहीं पर और उसके स्थान पर निरस्ता आ जाती है। तो ये होगी प्रकृति चित्रण की बात।
अभी और कुछ विशेषताएं विशेष है, वीडियो और लंबा ना हो जाए, तो इसलिए हम अगले भाग में, यानी इसका जो तीसरा भाग है, प्रथम भाग में हमने राष्ट्र काव्य की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। द्वितीय भाग में हमने कुछ अन्य विशेषताओं, अगली विशेषताओं पर चर्चा की, और जो शेष कुछ विशेषता रह गई है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो राष्ट्र काव्य की विशेषताएं भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इस शीर्षक से आपके पास में ये वीडियो उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।